हेलो साथियों। आज जो लेक्चर आपके सामने आ रहा है ये क्लास 12th का चैप्टर है। क्लास 12th के चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी चल रहा है जूलॉजी में। ये वाला जो चैप्टर है ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी जो माइक्रोब्स हैं उसका हमारे यानी ह्यूमन की लाइफ में किस तरह से इम्पोर्टेंस है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि आज जो हम इस चैप्टर को काफ़ी हद तक कवर कर देंगे। तो जब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, तो इस चैप्टर के बारे में माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं और उसका जो है ह्यूमन की लाइफ में किस तरह से इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट आर माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, तो इनका जो यूज करते हैं ना, हम इसे आसानी से माइक्रोब्स को नहीं देख सकते, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमें इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी जो छोटे साइज के होते हैं ना उसे कहते हैं माइक्रो। तो माइक्रोब्स है यानी स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म है। तो इनको किससे देखने को मिलेगा सर, इसे हम नग्न आंखों से या नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। उसमें भी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये माइक्रोब्स होते कौन कौन से, उसके टाइप बता दो। तो माइक्रोब्स में हमें देखने को मिल सकते हैं, एक तो बैक्टीरिया देखने को मिल सकता है, फंजाई देखने को मिल सकता है, प्रोटिस्टा एंड प्रोटोजोआ भी देखने को मिल सकता है, वायरस देखने को मिल सकता है, विरियोट्स देखने को मिल सकता है जिसको वायरॉइड्स भी कहते हैं, और साथ में प्रियॉन्स देखने को मिलते हैं या प्रायोन्स भी कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं व्हाट डज माइक्रोब्स फाउंड, यानी माइक्रोब्स जो है देखने को कहाँ मिलेंगे, ऐसी उनका कौन सा निवास स्थान है जहां पे माइक्रोब्स हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए हेडिंग डाली है वेयर डज माइक्रोब्स फाउंड। तो आपसे बात कर लेते हैं कि माइक्रोब्स कहाँ देखने को मिलते हैं। तो देखो माइक्रोब्स जो है लगभग सभी जगह मिलते हैं, यानी एवरीवेयर लिखा है यानी सर्वव्यापी हैं, मतलब हर जगह देखने को मिल सकते हैं। चाहे वो आप एयर में देख लो यानी हवा में देख सकते हैं, वाटर में देख सकते हैं, और लैंड यानी जमीन में भी देख सकते हैं। तो ये हर जगह देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको जो है सर्वव्यापी भी कहा जा सकता है। पर कुछ अनयूजुअल जगह भी हैं जहाँ पे जो है ऐसी जगह जहां पे माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए वहां भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे गट में देखने को मिल सकता है यानी इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं, और एनिमल्स के रूप में ये पैरासाइट की फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं, यानी किसी और एनिमल्स के ऊपर भी ये क्या करते हैं देखने को मिल सकते हैं एज अ पैरासाइट। और कहाँ देखने को मिल सकते हैं, डेजर्ट में देखने को मिल सकते हैं, यानी कठिन राजस्थान जैसे अलग अलग इलाके हैं जहां बहुत ज्यादा गर्मी मिलती है वहां भी देखने को मिल सकते हैं। पोलर एरिया में भी देखने को मिल सकते हैं जहां बहुत ठंड है, यानी जहां पे जो है इंसानों का बस पाना मुश्किल है, तो ऐसी जगहों पर भी ये देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए कुछ अनयूजुअल क्या कह सकते हैं, इनके हैबिटाट भी हैं। हैबिटाट क्या होता है, वह जगह जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। तो हमने बात कर ली कि वेयर डज माइक्रोब्स फाउंड, यानी माइक्रोब्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये एवरीवेयर देखने को मिल सकते हैं, यानी एयर में भी दिखेंगे, वाटर में भी दिखेंगे, और लैंड में भी दिखेंगे। अनयूजुअल हैबिटाट में क्या पढ़ लिया, गट पढ़ लिया इंटेस्टाइन में, और एनिमल्स के रूप में पैरासाइट की फॉर्म में भी मिलते हैं, और क्या होता है डेजर्ट में मिलते हैं और पोलर एरिया में मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कल्चर ऑफ माइक्रोब्स, यानी हम माइक्रोब्स को किस प्रकार से कल्चर कर सकते हैं या माइक्रोब्स को हम किस तरह से बसा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं एक आर्टिफिशियल मीडियम होता है, उसमें क्या करते हैं पेट्री प्लेट लेते हैं, और पेट्री प्लेट में हम क्या करते हैं कॉलोनी ग्रो कराते हैं। कॉलोनी क्या होती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऐसी बस्ती टाइप बोल सकते हैं जिसमें वो बसे हुए हैं। तो क्या करते हैं इन आर्टिफिशियल मीडियम बोथ फंजाई एंड बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं ग्रोथ करा सकते हैं। तो एक आर्टिफिशियल मीडियम ले लिया है जिसमें पेट्री प्लेट है, उस पेट्री प्लेट में मैंने आपको दिखाया है बैक्टीरिया की कॉलोनी को। फिर बात कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो एप्लीकेशन में बात करेंगे तो इसका कई जगहों पर यूज है। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज, यानी ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। तो एप्लीकेशन में देख सकते हैं, एक तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में देखने मिल सकते हैं, यानी जो घर में हम यूज करते हैं ना उन प्रोडक्ट में, यानी घर में जो यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं उनमें भी इनका काफी उपयोग है। तो सबसे पहले आपके सामने एक जो मैंने ए हेडिंग ए लिखा है वो है लैब। अब लैब का मतलब ये नहीं कि प्रयोगशाला, लैब का मतलब यहाँ पे क्या है लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जो लैक्टोबैसिलस होता है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, तो लैब की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूसरा जो है फर्मेंटेशन में यूज होता है, यानी हम किसी चीज को फर्मेंट करके बनाते हैं तो उसका यूज किस में हो सकता है सर फर्मेंटेशन में हो सकता है। तीसरा चीज बनाने के रूप में होता है, चीज मतलब होता है पनीर, तो एक हिसाब से पनीर बनाने में भी यूज होता है, यानी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज होता है या डेयरी प्रोडक्ट में यूज हो सकता है कह सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि एलएबी का मतलब क्या है, लैब में किस तरह से यूज होगा। तो सर एलएबी मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया,
यानी ये क्या होता है, एक ग्रुप होता है बैक्टीरिया का, ऐसा नहीं कि सिंगल बैक्टीरिया है, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरियल स्पीसीज विच कैन कन्वर्ट, जो क्या है कन्वर्ट कर सकती है मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। यानी वह बैक्टीरियल स्पीसीज समूह उनका जो क्या करे मिल्क को कन्वर्ट कर दे लैक्टिक एसिड में, यानी जो दूध को कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है लैक्टिक एसिड में, वो बोलते हैं एलएबी। और ये करता कौन है, तो ये इसमें जो मेन यूज होता है वो लैक्टोबैसिलस का होता है और साथ में अदर भी होते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये बैक्टीरियल स्पीसीज का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज। ऐसा नहीं कि सिर्फ लैक्टोबैसिलस ही होगा, पर मेन जो इसमें ये होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है, इसीलिए इसमें मैंने लिखा है लैक्टोबैसिलस एंड अदर। अब पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, यानी वो कौन सी मैकेनिज्म है जिससे लैक्टिक एसिड दूध का बनता है। तो आइए दूध का लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मिल्क इमल्शन होता है। अब कई लोगों को इमल्शन नहीं पता होगा तो वो केमिस्ट्री के चैप्टर में देख सकते हैं। इमल्शन होता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है पायस, एक होता है जल में तेल पायस और तेल में जल पायस। तो उसका एग्जाम्पल एक हिसाब से क्या है, मिल्क एक इमल्शन है अर्थात पायस का एग्जाम्पल है। इसमें देख लेते हैं ये होता क्या है। दूध में क्या होती है, प्रोटीन होता है, जिस जो प्रोटीन होती है केसीन, केसीन प्रोटीन होती है दूध में। तो मिल्क प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है सर, केसीन। ये केसीन क्या करती है, फैट को भी जोड़े रखती है, वाटर मॉलिक्यूल को भी जोड़े रखती है। ऐसा नहीं कि दूध में सिर्फ क्या होता कि क्या कहते हैं मिल्क प्रोटीन केसीन ही होगी, उसमें वाटर भी होता है और फैट भी होता है, तो उनको, और साथ में शुगर भी प्रेजेंट होती है। तो प्रोटीन क्या करती है, होल्ड करती है वाटर एंड फैट को, यानी प्रोटीन जो है वो फैट को और वाटर को जोड़ने का काम करती है या उसे अपने संग रखती है। तो मिल्क कैसा एग्जांपल है सर, इमल्शन का। अब पढ़ लेते हैं कि मैकेनिज्म में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो सबसे पहले जो एलएबी होता है जिसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, लैक्टोबैसिलस होता है, वो करता क्या है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, एसिड को पार्शियली डाइजेस्ट करता है और फिर मिल्क कोआगुलेट हो जाता है। यानी एसिड जो है पार्शियली डाइजेस्ट करेगा और मिल्क क्या करेगा, कोआगुलेट हो जाएगा यानी फटने लगेगा। उससे क्या होगा, कड़ बनेगी जिसको बोलते हैं दही। अब ये दही बनी कैसे, इसके लिए हमें थोड़ा सा जो है पहले से डालना पड़ेगा, क्या, इनोक्यूलम। अब ये इनोक्यूलम क्या है, देखो कोई भी चीज का फॉर्मेशन ज्यादा करना है तो पहले उस चीज की जरूरत होगी। अब हमें दही बनाना था, कर्ड बनाना था, तो कर्ड बनाने के लिए भी थोड़ा सा दही पहले होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो इनोक्यूलम वर्ड एनसीईआरटी में लिखा होगा उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो इनोक्यूलम होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल होता है, यानी कि उसमें किसी भी चीज को हमें स्टार्ट करना है तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, इनोक्यूलम होगा, यानी उसका हल्का सा हम कर्ड ले लेंगे शुरू में। तो ये इनोक्यूलम मटेरियल होता है और लैक ऑफ एलएबी इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी बहुत सारे लाखों की संख्या में इसमें लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। फिर जो एलएबी होता है वो रिक्वायर किसमें होता है, मतलब मिल्क में तो रिक्वायर है, और इसके लिए कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें एलएबी जो है अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखा पाए। हल्का ठंडा हल्का गर्म टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो भी जो है दिक्कत होगी और ठंडा भी बहुत ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत होगी। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, यानी एक रेंज होनी चाहिए जहाँ पे वो वेरी कर सकता है। इसके लिए जो है मैंने जब आपको मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ाया था तो मिनरल न्यूट्रिशन में मैंने ऑप्टिमम रेंज की बात करी थी, उसमें मैंने बताया था क्रिटिकल कंसंट्रेशन के ऊपर भी। तो क्या होता है, इसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। अब बात कर लेते हैं यूज ऑफ एलएबी, यानी इसके क्या यूज है, यानी एलएबी का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो पहला क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है किसको, अमाउंट ऑफ विटामिन बी12। विटामिन बी12 हमारे शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन बी12 के लेवल को कौन इंक्रीज करने का काम करता है, सर एलएबी। तो एलएबी अगर आपसे पूछा जाए कि इसके यूज बताओ तो सबसे पहला यूज क्या है, इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ विटामिन बी12 या विटामिन बी12। फिर दूसरा क्या है, ये चेक करता है ग्रोथ को, यानी ये ग्रोथ चेक करता है कि इसकी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन गट। हमारी गट या इंटेस्टाइन में क्या होता है, कई सारे माइक्रोब्स भी मिलते हैं और कई सारी जो है डिजीजेस भी हो सकती हैं। तो उन डिजीजों को चेक करने के लिए कौन से माइक्रोब्स काम आते हैं, सर एलएबी काम आते हैं। इसलिए एलएबी क्या होता है, एक हमारे लिए अच्छा बैक्टीरिया है जो हमारे लिए एक हिसाब से क्या करता है, चेकिंग का काम करता है, चेकर का काम करता है, जो ये चेक करता है कि कोई माइक्रोब्स हमारे गट में या इंटेस्टाइन में किसी प्रकार की डिजीज तो पैदा नहीं कर रहा है। इससे हमें समझ में आया कि एलएबी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी एलएबी का यूज जो है काफी देखने को मिलता है और इसके लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, इनोक्यूलम होता है। अब ये प्रोबायोटिक की तरह भी काम करता है, यानी हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो इसका जो एग्जांपल है वो याकुल्ट है।
इसका काम क्या होता है, ये करता है कीप स्टमक हेल्दी, यानी ये हमारे स्टमक को जो है हेल्दी बनाने का काम करता है। इसीलिए जो कर्ड होता है वो एक प्रोबायोटिक की तरह भी काम करता है, यानी हमें जो है पहले से सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमने क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने एप्लीकेशन देखी, ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज करते हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है, तो एलएबी में यूज होता है, फर्मेंटेशन में यूज होता है और चीज फॉर्मेशन में यूज होता है। अब चीज के बारे में पढ़ेंगे, फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले आप एलएबी के बारे में पढ़ चुके हैं। एलएबी के यूज भी लिख लिए और ये नोट्स बनाइए, तब तक मैं अगली स्लाइड को डिस्कस करता हूँ, आप इसको जो है नोट करिए। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ गई। अब जो है हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो मैंने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में बताया था, पहले तो एलएबी के बारे में बताया, फिर फर्मेंटेशन के बारे में बताया। तो अब फर्मेंटेशन जो है किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्मेंटेशन को हिंदी में किण्वन प्रोसेस भी कहते हैं। अब ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में अच्छे समझ लेते हैं। तो इसका जो बेसिक यूज होता है वो 2 टाइप्स में होता है। पहला तो CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है उसके बेस पे, या CO2 का प्रोडक्शन नहीं हो रहा उसके बेस पे। तो बात कर लेते हैं लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जब होती है उसमें क्या होता है, CO2 नहीं बनती है, और अगर CO2 बनती है तो किसमें होता है, इथेनॉल फर्मेंटेशन। यानी कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में होता है, यानी जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, सॉरी फॉर्मेशन गलत बोल दिया, जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा तो उस समय जो किण्वन की प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा सर, CO2 नहीं बनेगा। और अगर इथेनॉल फर्मेंटेशन होगी तो उसमें CO2 बनेगा, जिससे क्या आएगी सर, पफी अपीयरेंस आएगी ऑफ फूड आइटम, यानी जो फूड आइटम होंगे उसमें कैसी अपीयरेंस आएगी, यानी पफी टाइप की अपीयरेंस आएगी। और इसमें जो यूज होता है वो प्रोपेनोइक एसिड होता है, इसलिए मैंने स्टार मार्क करके कर रखा है। फिर बात कर लेते हैं जो फर्मेंटेशन होता है वो क्या करता है, लीड टू CO2 फॉर्मेशन, जिससे क्या आती है, पफी अपीयरेंस आती है। अब ये यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं फर्मेंटेशन का, तो अपने दैनिक जीवन में आप देखते होंगे साउथ इंडिया की फेमस डिश होती है, या एक प्रकार से खाना वहाँ यूज होता है, इडली एंड डोसा। तो इडली एंड डोसा में क्या होता है कि फर्मेंटेशन होता है, डफ यूज करते हैं इसमें। डफ क्या हुआ, बाय बैक्टीरिया, मतलब एक डो में जो है डफ कहते हैं, जैसे आटे में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मिला देते हैं, तो ये फर्मेंटेशन होती है प्रोसेस, और इडली और डोसा बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बेकरी प्रोडक्ट, यानी जो हमारे बिस्किट वगैरह हुए बेकरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें फर्मेंटेशन के लिए यूज आता है। वहां पे जो यूज होता है वो ईस्ट यूज होता है फर्मेंटेशन के लिए। अगर हम ब्रेड बना रहे हैं तो उसमें एरोबिक होगा और CO2 रिलीज होगी। फिर क्या है आपके सामने, क्या क्या देखने को मिल सकती है, फर्मेंटेड फिश देखने को मिल सकती है, कि हम फिश को फर्मेंट करें और उसको खाने के यूज में उपयोग करें। बैम्बू स्टेन में होता है, सोयाबीन में भी होता है। और एक जो इसका यूज होता है फर्मेंटेशन का वो कहाँ होता है, टोडी होता है। टोडी एक पेड़ होता है, नहीं सॉरी ड्रिंक होती है। टोडी क्या है, एक साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक है, यानी वहां पे जो है कई समय से इसको पिया जा रहा है। तो टोडी क्या होती है, साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है। अब ये बनती कैसे या ऑब्जर्व कैसे मिलती है, तो सैप बनता है, सैप में वाटर भी हो सकता है। तो इसमें होता क्या है कि पाम ट्री में, जैसे कि ये डायग्राम बनाया है, ट्री का डायग्राम बनाया है जो कि पाम ट्री है, उसमें करते क्या है कि बंदा जो है चढ़ता है और उसके बाद यहाँ पे एक जगह पे कट मार के एक बीकर टाइप का कुछ भी है इसमें बांध देता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे इसमें जो है उसका सैप इकट्ठा होने लगता है, और वो सैप जब इकट्ठा हो जाता है इसको बोलते हैं पाल्म सैप, यानी ये पाम का सैप है जो कि फर्मेंट होता है और एक ड्रिंक तैयार होती है जो कि साउथ इंडियन ड्रिंक होती है, और ये वहाँ की एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। तो कई लोग इसको पीते हैं, और टोडी जो है बनाई जाती है किससे, पाम ट्री से। तो अगर आपको भी देखनी है तो इसका अगर चाहिए तो साउथ इंडिया जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि टोडी जो है मिल तो हर जगह जाएगी, पर कहाँ की ड्रिंक है, साउथ इंडियन ड्रिंक है। तो आप अपनी एनसीईआरटी खोलना और उसमें मिला लेना। तो मैं एनसीईआरटी की लाइन भी पढ़ देता हूँ, जिससे जो है आपको लगेगा कि हम एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं। अब एनसीईआरटी का ऐसा तो नहीं मैं स्लाइड ले आऊँ या एनसीईआरटी की बुक रीड करने लगूँ। तो मैंने क्या कर रखा है, फोन में एनसीईआरटी रखी है, तो इसमें देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी की लाइन, द डफ विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली। तो हमने क्या लिखा था, डफ लिखा था यहाँ पे, वो किस में यूज हो रहा है, इडली और डोसा में, ठीक है। ऑल्सो फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया। फिर कह रहा द पफ्ड अपीयरेंस ऑफ डफ इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2। तो मैंने लिखा था कि CO2 के फॉर्मेशन से कैसी अपीयरेंस आती है, पफी अपीयरेंस। यानी हमारी जो भी नोट्स बन रहे हैं वो एनसीईआरटी से मिलते जुलते बन रहे हैं। फिर कह रहा है कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन फर्मेंटेशन ऑफ CO2। तो क्या आप वो रास्ता बता सकते हैं, या वे कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे है जिससे हम प्लेस कर सकते हैं रिजल्टिंग ऑफ द फर्मेंटेशन ऑफ
या फॉर्मेशन ऑफ CO2। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर द फर्मेंटेशन कम फ्रॉम, वो बैक्टीरिया कहाँ से लाए जाते हैं जो फर्मेंटेशन में यूज होते हैं। फिर पूछ रहा है कि वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम। सिमिलरली द डफ विच इज यूज्ड मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड बाय बेकर्स यीस्ट। इसीलिए आपको याद रखना है जो यीस्ट यूज होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं बेकर्स यीस्ट। और एक होता है ब्रीविंग यीस्ट, तो वो अलग होता है, तो बेकरी में जो यूज होता है उसको बेकर्स यीस्ट कहते हैं। तो लिखा है कि बेकरी प्रोडक्ट में हम किसका यूज करते हैं, फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट का। फिर अगली लाइन कह रहा है बेकर्स यीस्ट, अगर ये यीस्ट का नाम पूछ ले तो मैं यहां लिख देता हूं सैकेरोमाइसीस सेरिवेसी, सैकेरोमाइसीस सेरिवेसियाई। तो ये क्या होती है, फर्मेंटेड यीस्ट होती है जिसका नाम है सैकेरोमाइसीस सेरिवेसियाई। ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक कह रहा है, अब टोड़ी की बात कर ली जो कि यहाँ लिखा है, ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन, यानी फूड को भी हम जो है फर्मेंटेशन से बना सकते हैं। फिर आपसे बोल रहा है कि टोड़ी जो है एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है ऑफ सम पार्ट ऑफ साउथर्न इंडिया इज मेडेड बाय फर्मेंटेड या फर्मेंटिंग सैप ऑफ पाम्स। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फ्रॉम फर्मेंटेड फिश सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड। तो मैंने सारी स्लाइड्स में आपके सामने डिस्कस कर दिया, एनसीईआरटी की लाइन भी। तो जो है आपको लग रहा होगा कि एनसीईआरटी भी जो है आपकी कवर होती जा रही है। तो नोट्स के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ना, उसके बाद जो है हम थर्ड जगह यूज पढ़ते हैं कि फर्मेंटेशन के अलावा जो है इसका यूज कहाँ होता है। हमने LAB डिस्कस कर लिया, फर्मेंटेशन डिस्कस कर लिया, अब चीज के बारे में पढ़ते हैं कि पनीर किस तरह से बनता है। उससे पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट में यूज कर लेते हैं कि आखिरकार जो है माइक्रोब्स का कहाँ का यूज होता है। हमने LAB डिस्कस कर लिया, फर्मेंटेशन भी डिस्कस कर लिया, एनसीईआरटी भी डिस्कस कर ली। तो आपको मजा आ रहा होगा कि एनसीईआरटी भी साथ साथ चलती जा रही है। अब हम पढ़ लेते हैं चीज के बारे में कि आखिरकार जो ये चीज होता है ये किस तरह होता है। तो आपने देखा होगा चीज अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो वो चीज डिफर किससे करता है, फ्लेवर और टेक्सचर में डिपेंड करता है। यानी जो डिफर करने का काम होता है उसका एक तो टेक्सचर में होता है, फ्लेवर में होता है और टेस्ट में होता है। अलग अलग प्रकार के चीज आते हैं, मोज़रेला चीज आम सुना होगा और भी अलग अलग चीज सुने होंगे आपने। जब आप जो है पिज्जा वगैरह, पिज्जा सुनते ही कईयों के मुंह में जो है पानी आ गया होगा कि पिज्जा नाम ले लिया। तो पिज्जा क्या होता है, उसमें बनाते हैं तो आपने अलग अलग चीज यूज करते हैं उसमें, मोज़रेला चीज या कोई भी चीज आप नाम ले लेते हैं कि स्विस चीज बना दो, उससे पिज्जा बना दो। तो जो है इसमें होता क्या है, अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन सुना होगा आपने। कहाँ पे सर, हमने सुना था 12th क्लास में, हमने जब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ा था तो उसमें केमिस्ट्री में भी देखा होगा और वहाँ अलग अलग जगह भी होता है। तो डीनेचर होता है यानी प्रोटीन की विकृतीकरण बोलते हैं हिंदी में। तो डीनेचर कैसे होता है, अब दूध में भी जो है मिल्क प्रोटीन पाई जाती है। अब कई लोग जो है भूल गए होंगे तो कमेंट करना जो मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। मैंने अभी पिछली स्लाइडों में भी डिस्कस किया था तो मैं बता देता हूँ। मिल्क में क्या पाई जाती है, केसीन नाम की प्रोटीन होती है। जब उसमें प्रोटीन है तो उसका भी डीनेचुरेशन होगा, अर्थात उसमें प्रोटीन में विकृतीकरण आएगा। वो कैसे आएगा, तो जब हम चेंजिंग करेंगे पीएच को, तो बाय चेंजिंग पीएच, यानी अगर हम पीएच में किसी भी प्रकार का बदलाव करेंगे तो पीएच जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोटीन के लिए। तो कुछ जो है अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखाते हैं पीएच के रिस्पेक्ट में। अगर हम मिल्क का चेंजिंग पीएच कर दे बाय चेंजिंग पीएच, होगा क्या, डीनेचर हो जाएगा, यानी वाटर और फैट अलग अलग हो जाएगा, बोथ जो है सेपरेट होगा। और फाइनल स्टेज में क्या होगा, बैक्टीरिया फंजाई ऐड करेंगे। और जो ये बैक्टीरिया और फंजाई ऐड करने पे डिपेंड करता है चीज किस प्रकार का होगा। यानी अगर हम उसमें बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं या फंजाई यूज कर रहे हैं तो उसके अनुसार डिपेंड करता है कि हमारा चीज किस तरह का होगा। अब जो है स्विस चीज होता है और रॉकफोर्ट चीज होता है। वैसे तो कई प्रकार के चीज होते हैं, मेन चीज जो मैंने आपके सामने लिख दी है, एक तो स्विस चीज लिखा है और रॉकफोर्ट चीज लिखा है जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब जो ये स्विस चीज होता है ये क्या करता है, ये बनता है प्रोपियोनियम बैक्टीरिया शेरमानी, यानी इसके लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है। पहली बात, स्विस चीज बनता किससे, बैक्टीरिया से। और जो रॉकफोर्ट चीज होता है वो फंजाई से बनता है। कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं, इसमें बैक्टीरिया यूज होता है प्रोपिनियो बैक्टीरियम शेरमानी जो कि उसकी स्पीशीज है। और यहाँ पे जो यूज होता है वो पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई यूज होता है। और इसमें स्विस चीज में कैसे होल्स देखने को मिलते हैं, लार्ज होल देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो आपको ये पनीर दिख रहा है, चीज दिख रहा है, इसमें होल्स जो है बड़े बड़े दिख रहे हैं।
और जो रॉकफोर्ड चीज होता है उसमें फंजाई का यूज होता है, इसलिए स्मॉल होल होते हैं इसमें, यानी जो इसमें होल बनते हैं छोटे छोटे बनते हैं। यानी कि अगर किसी ने मिक्की माउस देखा, मिक्की माउस सॉरी, टॉम एंड जेरी देखा होगा, तो टॉम एंड जेरी में क्या होता है, आपने जो वो उसमें चीज दिखाते हैं वो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े होल होते हैं इसमें। अब कईयों के मन में गाना आ रहा होगा टॉम एंड जेरी दा तेरा मेरा ये रिश्ता, पर उसमें नहीं देखना है। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े होल होते हैं और इसमें स्मॉल होल होते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपसे पूछा जाए स्विस चीज किससे बनता है, तो प्रोपिनियो बैक्टीरियम शेरमानी, और फंजाई जो वाला यूज होता है वो किसमें यूज होता है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। अब मैं एनसीईआरटी भी डिस्कस कर देता हूँ साथ ही साथ कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो लिखा है चीज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड, यानी चीज जो है ऐसा पुराना आइटम है, ओल्डेस्ट टाइम का आइटम है जिसमें हम जो है माइक्रोब्स यूज करते हैं। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक, तो देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मैंने सामने लिखी हुई है, एक तो टेक्सचर पे डिपेंड करता है, फ्लेवर पे डिपेंड करता है और टेस्ट पे, यानी एनसीईआरटी पूरी डिस्कस है। फिर उसके बाद कर रहा है द स्पेसिफिकली कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज। अब ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो कौन से यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लार्ज होल स्विस चीज, ये लिखा है। और क्या लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। अब ये होल किससे बनते हैं ना, तो ये होल बनते हैं लार्ज होल या स्मॉल होल, ये प्रोडक्शन ऑफ CO2 से बनते हैं। यानी जो ये होल का फॉर्मेशन होता है इसमें CO2 जो है जब रिलीज होती है तो वो होल बनाने का काम करती है, तो ये प्रोडक्शन ऑफ CO2 के कारण होता है। तो ये लिख दिया वो मैंने। फिर बोल रहा है क्या, बाय अ बैक्टीरियम नेम्ड एज प्रोपियोनियम बैक्टीरियम शेरमानी और रॉकफोर्ड चीज राइपन्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई देम विच गिवन अ पर्टिकुलर फ्लेवर। तो फ्लेवर किस पे डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या यूज किया हुआ है। तो एनसीईआरटी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। और क्या पढ़ लिया, फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ लिया। तो हमने माइक्रोब्स का यूज कहाँ का पढ़ा, उसकी पहली एप्लीकेशन थी हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जिसमें LA भी पढ़ा, फर्मेंटेशन पढ़ा, चीज भी पढ़ लिया, एनसीईआरटी भी डिस्कस कर ली। एक बार मैं आपको शुरू की एनसीईआरटी भी बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो चैप्टर जब स्टार्ट हुआ है उसमें बोल रहा है बिसाइड्स मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रोब्स आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन अर्थ, मतलब अर्थ में जो है उसका मेजर कंपोनेंट है। यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11th, आपने क्लास 11th में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ी। और क्या पढ़ा, डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कौन सी ऐसी किंगडम थी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए। ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन आपको नहीं बताया था। विच आर दीज वन आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। देखो मैंने जो पहली स्लाइड डिस्कस की थी उसमें लिखा था माइक्रोब्स जो है सर्वव्यापी है, यानी हर जगह मिलते हैं। सॉइल में भी मिल सकते हैं, वाटर में भी मिल सकते हैं, एयर में भी मिल सकते हैं और इनसाइड बॉडीज भी मिल सकते हैं, एंड द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स में पैरासाइट की फॉर्म में। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स ऑफ वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म, यानी जहां पे कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं मिलती है वहां भी ये देखने को मिल सकते हैं। कुड पॉसिबली एग्जिस्ट साइट्स सच एज डीप इनसाइड, जैसे कि क्या लिखा है गैसरीज थर्मल वेंट हो सकते हैं जहां पे टेम्परेचर जो है 100 डिग्री या उससे भी ज्यादा हो जाता है। और डीप सॉइल में भी देखने को मिल सकते हैं अंडर लेयर ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स थिक एंड हाईली वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड बी पॉसिबली एग्जिस्ट, यानी वहां पे जो है कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। तो माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया फंजाई कैन बी ग्रोन इन द न्यूट्रेटिव मीडिया, जिसको पेट्री डिश कहा था, और कॉलोनीज फॉर्म करती है दैट बी सीन विद द नेकेड आइज, हम इनको जो है अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं अगर उसकी कॉलोनी बन जाए। तो सच कल्चर्स आर यूज्ड टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन चैप्टर 8 यू हैव रीड द माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, दे ऑल्सो कॉज क्या करते हैं डिजीज ऑफ एनिमल्स ऑफ प्लांट्स, बट दिस शुड नो मेक यू थिंक कि माइक्रोब्स आर हार्मफुल। ऐसा नहीं है कि ये डिजीज कॉज ही करते हैं इसीलिए माइक्रोब जो है हार्मफुल होंगे, ऐसा नहीं है। अभी हमने जो है माइक्रोब्स का यूज पढ़ा, कहाँ पे यूज होता है, तो हमारे घर की चीजों में भी यूज हो रहा है। तो इसीलिए बोल रहा है कि सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मेन डाइवर्स वे, यानी कई माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो भिन्नता रूप से जो है माइक्रोब्स जो है क्या करते हैं मनुष्य को फायदा प्रोवाइड करते हैं। और सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर डिस्कस इन चैप्टर, यानी इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि उनकी क्या कंट्री है किसमें माइक्रोब्स की इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी मानव के
स्वास्थ्य के लिए किस तरह से यूज होता है। फिर अगला है, देखो पहला प्रोडक्ट हमने जब पढ़ा था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ये आप अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठना, मैं जो पढ़ रहा हूँ आप अपनी एनसीईआरटी से मिलाते जाना कि मैं कोई लाइन तो मिस नहीं कर रहा हूँ या कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो बोल रहा है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यू वुड बी सरप्राइज, आप ये जानकर जो है सरप्राइज होंगे टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम द एवरीडे, हम जो है माइक्रोब्स और उससे बने हुए जो पदार्थ होते हैं वो यूज करते हैं प्रत्येक दिन। ए कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, एक कॉमन एग्जाम्पल है जिससे हम दही बनाते हैं, किससे, दूध से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है ग्रोन इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, यानी ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है दूध को दही में। फिर कह रहे हैं ड्यूरिंग ग्रोथ द एलएबी प्रोड्यूस एसिड्स द कोएगुलेट, ये क्या करता है, एलएबी प्रोड्यूस करता है एसिड को जो कि कोएगुलेट कर देता है दूध को, और पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन, यानी मिल्क प्रोटीन को क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्ट करने का काम करता है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, यानी जो थोड़ा सा मात्रा में दही पहले से मिलाकर रखना होता है, फ्रेश मिल्क एज अ इनोक्यूलम, तो इनोक्यूलम का मतलब क्या आया, स्टार्टिंग मटेरियल हो गया, यानी शुरू से कुछ कर्ड मिलानी पड़ती है जो कि स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ एलएबी, मैंने ये लाइन लिखी थी कि उसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ एलएबी होता है, विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई, इनको एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें ग्रोथ कर पाते हैं, यानी अपनी संख्या बढ़ा पाते हैं, दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड विच इज ऑल्सो इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग वाइटामिन B12, यानी ये वाइटामिन B12 को जो है बढ़ा देते हैं जिससे हमारे फूड जो है और अच्छा बढ़ जाता है और न्यूट्रिशनल उसमें क्वालिटी आ जाती है, यानी न्यूट्रिएंट बहुत सारे मिक्स हो जाते हैं इन आवर स्टमक टू। द LAB प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो आपने देख लिया होगा कि एनसीईआरटी में सब कुछ डिस्कस है। अब मैं लेक्चर की ड्यूरेशन देख लेता हूँ कितना हो गया, अगर लेक्चर जो है 30 मिनट के आसपास हो गया होगा तो लेक्चर को क्लोज कर दिया जाएगा, नहीं तो हम माइक्रोब्स का इंडस्ट्री में भी यूज देख लेते हैं। तो तब तक आप इसे नोट करो। हाँ, तो लेक्चर की ड्यूरेशन लगभग सही हो चुकी है, 27 मिनट्स के आसपास पहुंच चुका है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमने जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में 4 से 5 लेक्चर आएंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर का भी काफी वेटेज है और इसके क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। तो आप जो है इस सब को नोट करना, नोट्स बनाना और रिवाइज करते रहना। एनसीईआरटी भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं जो जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसकी एनसीईआरटी डिस्कस करते जाऊंगा। तो जिसके पास एनसीईआरटी नहीं होगा वो एनसीईआरटी खोल कर बैठे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है काफ़ी दिक्कत सामने होती है उनके, कि ऐसा होता है कि यूट्यूब पे तो बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश के टीचर मिल जाते हैं पर जो हिंदी में पढ़ाने वाले टीचर काफ़ी कम होते हैं। तो सॉरी, मैं भी जो है बिल्कुल हिंदी में नहीं पढ़ा पाता क्योंकि मेरे संग भी काफ़ी दिक्कत हुई है। मुझे भी शुरू में जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि डिक्शनरी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल हिंदी से हम कन्वर्ट हुए थे इंग्लिश में। तो ऐसा होता है कि बहुत सारी समस्या आने लगती हैं। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मिक्स लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, अर्थात इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। मैं इंग्लिश भी पढ़ता हूँ, उसको कन्वर्ट करता हूँ हिंदी में। तो आपके सामने जो नोट्स आते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, बट उसका मीनिंग मैं आपको कैसे बताता हूँ, मिक्स लैंग्वेज में बताता हूँ, यानी आसानी लैंग्वेज में बताता हूँ। तो और क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके भेजे हुए डाउट्स को और क्या कहते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी मैं उसको पिन भी करूँगा। तो थैंक यू, लेक्चर में बने रहिएगा। बाय बाय, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।